नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की। उसके बाद में कुछ और टॉपिक्स पर। पहले मैं ले रहा हूं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास में क्या है। कैलकुलेट द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपके पास एक हाइड्रोजन एटम, सेंटर में है उसके न्यूक्लियस, और उसके बाहर में क्या है उसके पास, यहां पर आपके पास ऑर्बिट मैंने बना दी है। ये कह रहा है कि यहां आपके पास एक थर्ड ऑर्बिट में कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ये इस चीज को जानना चाहता है। तो देखिए, वेलोसिटी का आपके पास में एक मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, Z/n इंटू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मैं चाहूंगा तो इसको उस तरीके से भी सॉल्व करूंगा। तो जेड क्या बोल रहा है वो यहां पर, हाइड्रोजन का है Z1, और n कितने बोल रहा है वो यहां पर, थर्ड ऑर्बिट। ये लीजिए 2.188 इंटू 10⁸ 8। तो कितना आया आपके पास, 2.188 अपॉन 7 जब आप करोगे तो 0.729 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपके पास इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आ सकती है। एक तरीका और है आपके पास। बोर का एक पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum must be equal to integral multiple of h upon 2 pi. So mvr is equal to nh upon 2 pi. यहां प्रॉब्लम क्या आएगी आपके सामने कि अगर आपको वेलोसिटी लेनी है तो nh अपॉन 2 पाई mr, आप यहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, h प्लैंक कांस्टेंट लगा देंगे, पाई भी लगा देंगे, एन आपको थर्ड ऑर्बिट दिया हुआ है, वहां तक भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत आएगी आपके पास में रेडियस में। तो जो रेडियस है उसका फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा n² अपॉन जेड इंटू 0.529 ऑर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए मैं वो भी बता देता हूं अभी आपको। तो देखिए n कितना है यहां पर, 3 स्क्वायर, और जेड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इंटू 0.529 ऑर्मस्ट्रॉन्ग। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में यहां पर वही आएगी जो कितनी है, 4.761 इंटू 10⁻⁻8। 4.761 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये आपके पास में रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ये क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इज इक्वल टू होता है बेटा v अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अब आपको r यहां से पता लगा लिया हम लोगों ने, तो अब आप v की वैल्यू आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए v की वैल्यू कितनी है, 0.729 इंटू 10⁸8। ठीक है, 2 की जगह आपने 2 लगा दिया, पाई की जगह 22/7, तो 22 नीचे आ गया और 7 आपके पास ऊपर आ गया, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 4.761 इंटू 10⁻⁻8। इस तरीके से अब आपको यहां पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 2.4 इंटू 10⁻14। ये आपके पास में आ जाएंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं फिर आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तब तक के लिए आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। यह देखिए क्लास,
आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 12818 ऑंगस्ट्रॉम इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड when an electron falls from third orbit to second orbit. क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए. यहां आपके पास में एक हाइड्रोजन एटम है, उसके सेंटर में है न्यूक्लियस. 1 2 3 4 5 ये मैंने बना दिया आपके पास यहां पर. अब ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जब आपका फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जब वो जंप करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उनकी वेवलेंथ होती है 12818 ऑंगस्ट्रॉम. और अब ये कह रहा है कि अगर वही इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड से सेकंड में जाएगा, थर्ड से सेकंड में जा रहा है, तो जो आपके एनर्जी रिलीज होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, वो इस चीज को जानना चाहता है. अब देखिए, सबसे पहला 1 upon lambda is equal to rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. 1 upon lambda, lambda की वैल्यू दी हुई है 12818 is equal to r. हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो z स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि z इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू r इज इक्वल टू r. 1 अपॉन, अब देखिए क्या कह रहा है यहां पर, फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गया, यानी कि 3 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा 25. पहले आप इसे सॉल्व कीजिए. 25 और 9 इन दोनों का एलसीएम आपके पास में क्या आएगा, तो 25 इंटू 9. ये देखिए, ये मैंने इनका एलसीएम ले लिया. अब आपने इसको किया तो कितना आया आपके पास में, 25 माइनस 9 और r की जगह आपके पास में r आ गया. 16r डिवाइड बाई 225 ये आपके पास में आ गया 1 बाय लैम्डा की, तब जब आपका ट्रांजिशन था फिफ्थ से थर्ड में. अब मैं आपको कह रहा हूं कि अब मैं आपका ट्रांजिशन करवा रहा हूं थर्ड से सेकंड में, तब आपके पास में क्या आएगा, 1 बाई लैम्डा. आर की जगह आप आर रख दीजिए, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर 4, 1 बाय 3 का स्क्वायर 9. इसका मतलब अब आपके पास में यहां पे कितना आया, 36. मैंने इसका एलसीएम ले लिया और 9 माइनस 4 दैट इज 5r अपॉन 36. क्लियर. यहां आपके पास में ये वेवलेंथ की वैल्यू आ गई है, ये 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ गई है r की टर्म्स में. अब यहां आप देखिए, वहां आपके पास अगर मैं इस वाली इक्वेशन से r की बात करूंगा तो 225, एक मिनट, इसको नीचे सॉल्व कर लिया जाता है. 16r अपॉन 225 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12818. तो आपके पास में r की वैल्यू आ गई 225 अपॉन 16 इंटू 12818. यही r की वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपॉन 36 इंटू 225 अपॉन 16 इंटू 12818. लैम्डा आपको निकालनी है, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे. 13 इंटू 16 इंटू 12818 अपॉन 5 इंटू 225. तो अब आपके पास यहां जो इसकी वेवलेंथ निकल कर आएगी वह कितनी आएगी, 6562.8. 6562. आप इसे आराम से कैलकुलेट करके देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं है. तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं आपके पास में आऊंगा नए टॉपिक्स के साथ.
यस क्लास, अब देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जिन पर आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में शॉर्ट नोट आता है, जहां आप लोगों को एक लिमिटेड जो है वर्ड्स में ही अपनी पूरी बात रखनी होती है, पूरी डेरिवेशंस को बतानी होती है, और उन टॉपिक्स के आधार पर आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं। ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वन बाय वन एक एक टॉपिक आपको बता रहा हूं। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, या जिसे कहता जाएगा पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ब्रोगली, जिसने आपको ये सिस्टम दिया। डी ब्रोगली ने आपको ये जो है कंसेप्ट आपको दिया। इसके लिए इसने क्या किया, सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने जो काम किया उसकी हेल्प ली। एक साइंटिस्ट था आइंस्टीन और एक साइंटिस्ट का नाम था प्लांक। प्लांक क्या कहता था कि जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनमें वेव नेचर पाया जाता है। वो कहता था उनमें वेव नेचर पाया जाता है। आइंस्टीन क्या कहता था, नहीं, ये कहता है कि भाई इनमें पार्टिकल नेचर पाया जाता है। अब जब आइंस्टीन और प्लांक की जब बात हो रही थी, उसी समय डी ब्रोगली ने इन दोनों कंसेप्ट को यूटिलाइज करके और एक नया कंसेप्ट निकाल के दिया। और उसने क्या बोला, उसने कहा ड्यूअल नेचर। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ठीक है, फोटोन हो गए, इनमें पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है और इनमें वेव नेचर भी पाया जाता है। अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है तो उसकी एनर्जी होती है एच न्यू, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा। जहां लैम्डा वेवलेंथ है, वेव नेचर में आपको बोल रहा हूं, एच प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक ने दिया था, सी स्पीड ऑफ लाइट। और आइंस्टीन आपको क्या कहता है, जो एनर्जी होती है वो mc स्क्वायर की इक्वल होती है। m मतलब मास, अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन ले रहे हो तो मास ऑफ फोटोन, अगर आप प्रोटॉन ले रहे हो तो मास ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं यहां पर। तो यहां देखिए आपके पास में ये आई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ड्यूअल नेचर। तो आपके पास m सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहां आपके पास c है, इधर आपके पास सी स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास में h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। अगर मैं आपको कहूंगा कि c नहीं लेंगे हम लोग, यहां पर कोई और दूसरा पार्टिकल ले लेंगे, वेलोसिटी होगी, तो आप यहां पर m v भी ले सकते हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में यहां पर h अपॉन mv। मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है, मोमेंटम। तो h अपॉन p। तो h आपके पास में प्लांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। एज पर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो आपका वेव जो है ड्यूअल नेचर यही कहता है कि एक कोई भी जो है फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके के जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनमें पार्टिकल नेचर भी मिलता है और उनमें वेव नेचर भी मिलता है। इनकी वेवलेंथ इनके मोमेंटम के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसे लैम्डा को एनर्जी की टर्म्स में निकालने की, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के। मैंने आपको कहा कि इस दोनों को ही मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो E इंटू एम इज इक्वल टू हाफ m इंटू एम स्क्वायर, v की जगह v स्क्वायर। अब देखिए 2 आपके पास में डिवाइड में, इसको आप ऊपर ले जाओ, तो 2em इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब m v का होल स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर। तो p किसके बराबर आ जाएगा, √2em के इक्वल आ जाएगा। और आपका जो ड्यूअल नेचर है वो क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन
P। तो आप H की जगह H लगाइए और P की जगह क्या लगा सकते हैं आप, √2em, जहां E काइनेटिक एनर्जी है और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको कहा हम ड्यूअल नेचर जो कंसीडर कर रहे हैं वो हम इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको फिर से वेवलेंथ बताऊंगा चार्ज और पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वर्क इज अ मोड ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जो वर्क होगा वह किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और चार्ज इनटू पोटेंशियल ही किसके इक्वल होता है, एनर्जी। तो मैंने आपको कहा कि जो एनर्जी है Q इंटू ये आ गया आपके पास में V। तो देखिए इज इक्वल टू वर्क और इज इक्वल टू E। तो अब आपके पास में एक इक्वेशन तो आ गई ये वाली और एक इक्वेशन आ गई आपके पास में ये वाली। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहा हूं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू V। दोनों तरफ में मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू Q इंटू V। तो m स्क्वायर v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2qv। अब देखिए इधर भी मुझे इसे qv इंटू m, यस इस तरीके से। अब देखिए m स्क्वायर v स्क्वायर किसके इक्वल था, mv का होल स्क्वायर, तो 2qvm। mv का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, p का होल स्क्वायर। p का होल स्क्वायर मतलब 2qvm, ये आ गया आपके पास में p का होल स्क्वायर। तो p किसके इक्वल आ गया, p आपके पास में आ जाएगा √2qvm, जहां v इसमें पोटेंशियल है, ध्यान रखिए। तो अब हमारे पास में जो लैम्डा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो h अपॉन √2qvm, इस तरीके से आप लैम्डा को भी इसमें निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। तो बेटा जब भी आपको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आए, सबसे पहली चीज आप उसे वर्क की फॉर्म में जब आप निकालें तो पहले ये जरूर देख लीजिए कि आपका टॉपिक कितने मार्क्स का आपको दिया गया है। अगर आपको वो एनर्जी या वर्क की फॉर्म में अगर वो आप लोगों से निकलवा रहा है, पोटेंशियल की फॉर्म में निकलवा रहा है, तभी आप उसे निकालिए। अदरवाइज आप उसे शुरुआती डेरिवेशन तक ही रखिए, उससे ज्यादा आप उसे ना लिखें। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा मार्क्स का अगर आ जाता है तो फिर आप लोगों को ये बाकी की 2 डेरिवेशन बनाना चाहिए, या फिर मैं ये आपको कह सकता हूं कि आपने ये जो 2 डेरिवेशन जो पढ़ी है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अलग से पढ़ाई है। ये दोनों कैलकुलेशन के आधार पर, इन दोनों डेरिवेशन के आधार पर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। अब मैं आप लोगों को जो चीज बताऊंगा वह है बोर थ्योरी वर्सेस डी ब्रोगली इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा बोर थ्योरी वर्सेस डी ब्रोगली इक्वेशन। इसका मतलब कहीं आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन बोर थ्योरी से एग्री कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आपकी जो बोर थ्योरी है उसका एक पोस्टुलेट हुआ है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 क्या हम ये फॉर्मूला डी ब्रोगली इक्वेशन से निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो इसका मतलब ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो आपकी बोर थ्योरी से एग्री कर रही है। नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब एग्री नहीं कर रही। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि हम एक छोटे सर्किल की ओर चल रहे हैं, ये आया आपके पास में ये छोटा सर्किल, क्लियर, और इस छोटे सर्किल की मुझे सरकमफेरेंस मुझे निकालनी है, और मुझको ये जो सर्किल जो बनाया गया है ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में मिलकर बनाया गया है। तो अगर ये n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और अगर इनकी लेंथ लैम्डा मैंने कंसिडर कर ली, एक वेवलेंथ के बराबर मैंने इनकी लेंथ कंसिडर कर ली, तो इसकी सरकमफेरेंस क्या
सरकमफेरेंस एन लेमडा के इक्वल होगी या नहीं होगी। हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए देखिए इस सर्किल की जो रेडियस है वह है स्मॉल आर या कैपिटल आर, आप ले सकते हैं। मैं स्मॉल आर ले लेता हूं यहां पे ताकि आपको बुक्स में जो लिखा हुआ है स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ही होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके इक्वल हो गया, एन लेमडा की। क्लियर। तो ये देखिए मैंने 2 पाई आर को किया एन लेमडा के इक्वल, तो लेमडा किसके इक्वल हो गया 2 पाई आर अपॉन एन के। और यही जो लेमडा होता है वो डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एच अपॉन एम वी के इक्वल होता है। तो यहां आपके पास में ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सो एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे आप इसको उठा के ऊपर ले जाइए, एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी को आप उठा के ऊपर ले जाइए, एम बी आर। तो आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब आप डी ब्रोगली के इस पोस्टुलेट को सॉरी एन बोर थ्योरी के इस पोस्टुलेट को डी ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प से भी आप इसे निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई है कि आपका जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो बोर थ्योरी के साथ एग्री कर रही है। अब देखिए मैं आपको जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट बताता हूं वह है आपका ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यस स्टूडेंट्स, देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्या कहता है। ये आपको बोल रहा है जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत छोटा पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इस तरीके के बहुत छोटे पार्टिकल जब बहुत ज्यादा स्पीड से जब ट्रेवल करते हैं, और आपको पता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ क्लियर, मीटर पर सेकंड। अब जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं उसे समझिए कि जब कोई पार्टिकल इतनी हाई स्पीड से ट्रैवल करेगा तो आप उसका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर दो चीजें कंसिडर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। पहला पोजीशन और दूसरा मोमेंटम। अगर आप पोजीशन एक्यूरेट निकालते हैं तो मोमेंटम में डाउट आ जाता है, मोमेंटम में एरर आ जाएगी। मोमेंटम अगर आप एक्यूरेट निकालेंगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं मान लीजिए आपके पास एरर इन पोजीशन इज इक्वल टू डेल एक्स, एरर इन मोमेंटम, एरर इन इज इक्वल टू डेल पी। इन दोनों का प्रोडक्ट h/4 से या तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा। इट मींस डेल x इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। ये कहता है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए क्या मैं इसे और किसी टर्म में भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं कि अगर मैं इसे एनर्जी के टर्म्स में निकालना चाहूं तो देखिए मैंने आपको कहा आपका मोमेंटम किसके इक्वल होता है? आपका मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल। मैं इस फॉर्मूले में मास इनटू वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा।
और टाइम से ही मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन को कहते हैं। तो आपके पास यहां आ जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। मास इनटू एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है इनटू टाइम। अब ये वैल्यू ये आ गया आपके पास मोमेंटम के बराबर। तो मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। आपने क्या किया? इस मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस से। तो मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। अब अगर आप लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको राइट हैंड वाली जो टर्म है आपको उसको भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? एनर्जी इनटू टाइम। मोमेंटम एम इनटू एक्स। अब मैंने आपको कहा कि अगर मैं यहां कह रहा हूं डेल एम इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इंटू चेंज इन टाइम। और आपको मैंने बताया था मोमेंटम डेल पी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 तो यहां आपके पास में ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लीजिए। तो आपके पास में यहां आ गया डेल ई इंटू डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 इस तरीके से आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एनर्जी की टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपका जो ये है मोमेंटम है, क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसमें दो चीजें हैं आपके सामने कि एक कहानी होती है मास की और एक कहानी होती है बेटा वेलोसिटी की। तो हमेशा याद रखना मास कभी भी नहीं बदलता, मास कभी भी नहीं बदलता। आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा था वो क्या था? डेल पी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल पी किसके बराबर? एम इंटू डेल बी इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 तो आप यहां से डेल वी पता कर सकते हैं। आपको अगर आप ये चाहें कि सर मैं डेल एम इंटू वी इंटू डेल एक्स कर दूं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। आपका डेल वी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है बट डेल एम कभी भी नहीं होगी। इस चीज का आप जरूर ध्यान में रखिए। तो मैंने आज आपको कुछ छोटे टॉपिक्स बताए, बोर थ्योरी के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए। अब मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स इन छोटे छोटे टॉपिक्स के आधार पर और कुछ नए टॉपिक्स भी लेकर आऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए नमस्कार।